गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो शो है आपके लिए ही बनता है, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बनता है। इसमें हर हफ्ते हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और साथ में आपके जितने सवाल आते हैं हमारे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां पे हम सबको देखते हैं और सारे जवाब यहाँ पे देते हैं। अब आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सवाल कहाँ पूछा जाए और कहाँ पता नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, तो आप जा सकते हैं youtube.com/gadgets360 हिंदी और वहां पर आप कम्युनिटी टैब पे क्लिक करके उधर एक पोस्ट है आता है, हर हफ्ते आता है एक नया पोस्ट। बुधवार को आएगा, कभी गुरुवार को आएगा, कभी मंगलवार को आएगा। पोस्ट कब आता है उसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता, लेकिन इन 3 दिन में से एक बार तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, तो उस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब आज के इस एपिसोड का विषय है एंड्रॉइड बनाम आईफोन। अभी इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, iOS के क्या एडवांटेजेस हैं, एंड्रॉइड में क्यों रह सकते हैं आप, और क्या ऐसा है जो एप्पल कंपनी इतने महंगे अपने स्मार्टफोन्स क्यों बेचती है, क्या ऐसा है उन फोन्स में कुछ खास है क्या, या आप सस्ते एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने सवाल वो भी यहाँ पूछे और हम उनके भी जवाब दे पाएं। तो चलिए अब शुरुआत करने के लिए हम तैयार हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के भारत में प्राइसिंग के बारे में। अब आप तो जानते ही हैं कि लेटेस्ट आईफोन्स जितने भी हैं उनका स्टार्टिंग प्राइस है 70,000 रुपीज, और अगर आप हाईएस्ट एंड आईफोन ले लें यानी कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का आप 512 GB वाला वेरिएंट ले लेंगे तो 1.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा आपको खर्चा। तो अभी यहाँ पर हम ये जानेंगे कि चलो लेटेस्ट जनरेशन आईफोन तो महंगे हैं, लेकिन क्यों इतने महंगे आते हैं ये आईफोन। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए, सारे जो आईफोन आते हैं इनमें से बहुत कम मॉडल्स होते हैं जो भारत में असेंबल्ड होते हैं, उस तरह से उन पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। और एप्पल ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट मार्जिन को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहती है, इसलिए अपने लेटेस्ट आईफोन्स के लिए। अब उसका मेन कारण ये है कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम प्रीमियम ब्रांड हैं, हम प्रीमियम सेगमेंट में ही रहना चाहते हैं। अगर अपने फोन हम सस्ते में बेच देंगे तो ब्रांड की वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी और लोग सोचेंगे नहीं ये आईफोन सस्ते प्रोडक्ट हैं, और वो जो एक आशा होती है ना कि मैं आईफोन लूंगा कभी मेरे पास अगर पैसे आए तो, वो चली जाएगी। वो एक एस्पिरेशनल फैक्टर कहा जाता है जो मार्केटिंग में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो एप्पल होना चाहता है ऐसा ब्रांड जिसके लेटेस्ट फोन्स आप सोचे कि भैया इतने महंगे हैं ये कि आज के डेट में तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन कभी ना कभी तो मैं एक बार लेकर ट्राई करना चाहूंगा कि iOS ये कैसा होता है, इतने महंगे फोन में, इतने प्रीमियम डिवाइस में क्या ऐसे नए फीचर मिलते हैं। तो वो एस्पिरेशनल वैल्यू हमेशा बनाए रखना चाहता है। आप देखेंगे कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन के प्राइसेस हमेशा आपको ऐसे लगेंगे कि जस्ट मेरा बजट समझ लीजिए, मैं खींच कर भी मैक्सिमम 50 तक लेके जाने को तैयार हूँ। एप्पल का प्रोडक्ट हमेशा उससे थोड़ा आगे रहेगा। अब आईफोन 11 जो पुराना आईफोन है, लास्ट ईयर का आईफोन है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है आज की डेट में भी, वो भी स्टार्टिंग प्राइस 55,000 पे है। इसका कारण है एप्पल कंपनी ऐसे ही नहीं है प्राइसिंग डिसाइड करती है, वो सोच समझ के रखते हैं ये कि जस्ट हम जैसे लोगों के एकदम जस्ट थोड़ा सा बाहर रहे पहुंच के, ताकि हम सोचते रहे नहीं यार थोड़े और पैसे बचा के ले ले यार, अच्छा होगा थोड़ा और पैसा आ गया हाथ में तो फिर हम खरीद लेंगे आईफोन, ऐसे आशा बनी रही परमानेंटली, और इस तरह से वो एस्पिरेशनल फैक्टर रहे उनके ब्रांड में। तो ये प्रीमियम ब्रांड अपनी मार्जिन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है, एस्पिरेशनल क्वालिटी बनाए रखना चाहता है और हमेशा एप्पल को प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करना है आपको, इसीलिए प्राइसेस ऊपर रहते हैं इनके। अभी ये जस्टिफाई तो मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, प्राइसेस नीचे आने चाहिए ताकि हम लोग खरीद सके ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अमेरिका में जाएंगे कभी, अगर आपने कभी भी अमेरिका में किसी भी शहर में आप चले जाइए, आप ऐसे चलते हुए रास्ते में देखिए कि लोग कौन से फोन यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको आईफोन दिखेंगे वहां पे, क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश है जहां पर आईफोन उनके इनकम के हिसाब से ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप अमेरिका की इनकम वगैरह देखेंगे, एवरेज लोग कितना वहां पे कमाते हैं, उसके हिसाब से आईफोन का प्राइस $1,000 पे स्टार्ट होता है, $1,000 यानी कि लगभग 75,000 रुपए पकड़ के चलिए आप। तो उनकी इनकम इतनी होती है कि उनके लिए वो ज्यादा महंगा नहीं लगता। और अमेरिका में जो सेल्स होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा सेल्स जो है उनके टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। तो जैसे समझ लीजिए कि भारत में तो हम इंडिपेंडेंटली खरीदते हैं ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो भी साइट है वहां पे जाके खरीद लेंगे, लोकल दुकान में खरीद लेंगे, एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में खरीद लेंगे। लेकिन आप में से कितने लोग एयरटेल स्टोर में जाके खरीदते हैं फोन को? कम लोग होंगे ना। जियो स्टोर में कितने लोग जाते हैं फोन खरीदने के लिए? बहुत ही कम लोग होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एप्पल कंपनी के पास में जितने सेल्स होते हैं यूएस में, वो सब कैरियर्स के थ्रू होते हैं। तो उनके पास में होता है टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे वेराइजन हुआ, AT&T हुआ, टी मोबाइल हुआ, ये सारे अलग अलग ऑपरेटर्स सब आईफोन बेचते हैं और वहां पर मैक्सिमम फोन के सेल्स जो है इन ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं। तो समझ लीजिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास ज्यादा कंट्रोल है और वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्लान बना देते हैं कि आप लोग
आईफोन लेने के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, 2 साल आप रेगुलर पेमेंट करते रहिए, उसमें आपको फोन का बिल, आईफोन की ईएमआई, ये दोनों एक साथ आ जाती है। इसीलिए यूएस मार्केट में जो है एप्पल एकदम डोमिनेंट हो चुका है। वहां पर अगर $1000 उतना मतलब अफोर्डेबल भी है लोगों के लिए, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं ताकि उनको क्या है, फोन का बिल और ये सब चीज एक ही साथ में मिल जाए, और 2 साल को वो रखते हैं, उसके बाद आईफोन को अपग्रेड कर देते हैं। इसीलिए वहां पर एप्पल ने अलग अलग चीजें बना रखी है, जैसे कि आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम भी है, जैसे कि आप अपना पुराना आईफोन देके नया आईफोन थोड़ा सस्ते में ले सकते हैं। ऐसे सारी काफी सारी पॉलिसीज वहां पे रखी है उन्होंने। इसीलिए उस मार्केट में एप्पल को आप ये नहीं कह सकते, मतलब ठीक है चलो प्रीमियम ब्रांड तो है वहां पर भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर एप्पल के फोन्स को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत लोग लेते हैं एप्पल के फोन्स वहां पे। इंडिया से तो काफी ज्यादा मार्केट डोमिनेंस बना रखी है वहां पे उन्होंने। भारत में तो लगभग 2% होंगे आईफोन टोटल मिला के भी, लेकिन यूएस में वैसा नहीं, यूएस में काफी बड़ा शेयर है उनका। तो अगर आप भारत में भी आते हैं, इनके प्राइसिंग देखते हैं, थोड़ी ज्यादा लगती है आपको। दूसरी बात यह है कि एप्पल कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। एप्पल कंपनी का मेन बिजनेस है आपको स्मार्टफोन बेचना, स्मार्टफोन के सर्विसेज जितने भी हैं वो आपको अलग से बेचना। तो वो जानबूझ के एक चीज करते हैं, आई क्लाउड स्टोरेज आपने सुना होगा एक, वो जो है एप्पल का खुद का क्लाउड स्टोरेज है, उसमें एप्पल के फोन्स का बैकअप का फैसिलिटी वहां पे देके रखी है। तो एप्पल के सबसे बढ़िया फीचर्स में से एक है कि अगर आपने एक आईफोन लिया, आप उसको बैकअप कर लीजिए iCloud पे, उसके बाद में आप नया आईफोन अगर खरीदते हैं, आप चेंज करते हैं, तो रिस्टोर फ्रॉम iCloud का एक ऑप्शन होता है। पूरा का पूरा फोन एक एक छोटी सेटिंग से लेके मतलब सब कुछ वैसे का वैसा वहां पर कॉपी हो जाता है। कॉल लॉग हो, एसएमएस हो, आई मैसेज हो, या जितने भी चीजें हैं, जितने ऐप्स आपने इंस्टॉल किए हैं, कौन से ऑर्डर में ऐप आइकन वगैरह बना रखे हैं, सब कुछ एक ही शॉट में रिस्टोर हो जाता है। तो आप iCloud का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप देखेंगे अरे iCloud फ्री में तो 5GB ही दे रहे हैं, 5GB से ज्यादा हो गया मेरा बैकअप, तो 6GB का हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वहां पर ऑप्शन है 75 रुपीज में आपको 50GB स्टोरेज बेचते हैं, 219 रुपीज में आपको बेचते हैं वो 200GB स्टोरेज, उसी तरह से आपको बेचेंगे वो 2 टेराबाइट्स की स्टोरेज भी है, यानी 2000GB की स्टोरेज का एक प्लान बना रखा है लगभग 750 रुपए पर मंथ के लिए। तो ये जो प्लान्स हैं इनके, ये वो आपको बेचना चाहते हैं। साथ में उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन बना रखी है एप्पल वन नाम की। एप्पल वन क्या है? एप्पल वन बेसिकली सारे एप्पल के सर्विसेज है, जितने एप्पल टीवी प्लस, जिसमें नए नए शोज वगैरह लॉन्च करते हैं, एप्पल के खुद के ओरिजिनल प्रोडक्शंस वाले काफी सारे शोज होते हैं उसमें, और शायद मूवीज भी उन्होंने लॉन्च किए वहां पे। तो एप्पल टीवी प्लस जिसका इंडिविजुअल प्राइस है 99 रुपीज पर मंथ। एप्पल आर्केड जिसमें आप लगभग 150 गेम्स हैं जो आप कभी भी डाउनलोड कीजिए खेलिए, वो भी 99 रुपीज पर मंथ। उसके साथ में iCloud स्टोरेज जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और लास्ट में उनके पास में एक और सर्विस है जो भारत में भी उपलब्ध है, अब इसका नाम है एप्पल म्यूजिक। अब एप्पल म्यूजिक यानी म्यूजिक स्ट्रीमिंग की सर्विस है, जिसमें आप गाने वाने सुन लीजिए जितना चाहिए, उसका भी 99 रुपीज पर मंथ प्राइस है। तो ये चारों का अगर आप टोटल करके देखेंगे, समझ लीजिए आपने बेस iCloud का प्लान लिया जो 75 का है, तो ये चारों मिला के लगभग आपको पड़ेगा 400 रुपए में इंडिविजुअल यूजर के लिए। तो एप्पल कंपनी ने क्या किया है, 195 रुपीज पर मंथ में एप्पल वन एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको ये चारों सर्विसेज मिल जाएंगे। तो आप इंडिविजुअली लेंगे तो 400 पड़ेगा, नहीं तो 200 रुपए महीने में आपको ये चारों सर्विसेज मिल जाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया प्राइस है। उसी तरह से उन्होंने फैमिली प्लान बना रखा है इसका 365 रुपीज पर मंथ, उसमें आपको मिलते हैं ये चारों सर्विसेज, लेकिन 6 यूजर में शेयर कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में जुड़े हुए हैं। तो आप 6 लोग को, टोटल 6 लोग को ऐड कर लीजिए उसमें, साथ में आप iCloud शेयर कीजिए सबके साथ में। iCloud में मैक्सिमम आई थिंक 200GB इसमें मिलता है इसी प्लान में, और चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में एप्पल म्यूजिक 6 लोग में शेयर हो सकता है, उसी तरह से एप्पल आर्केड भी 6 लोग में शेयर हो सकता है, और एप्पल टीवी प्लस भी। तो ये सर्विसेज आपको बेचनी है, फोन आपको बेचने हैं, ये उनकी मेन इनकम है। इसके अलावा इनकम सोर्सेज अगर आप देखेंगे एप्पल की, एप्पल वॉच होगा, मैकबुक होगा, आईपैड होगा, आपको पूरे इकोसिस्टम में लाना चाहते हैं, होमपॉड होगा उनके पास में, एयरपॉड्स मैक्स, एयरपॉड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, सर्विसेज बेचने हैं। अब ये है एप्पल कंपनी की इनकम। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्डवेयर बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये हमको विज्ञापन बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एप्पल कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है यही। अब अगर आप सोचेंगे कि विज्ञापन एप्पल कंपनी में कहाँ आते हैं, तो ऐप स्टोर खोलेंगे अगर अपने आईफोन में, तो वहां पर आप कुछ कुछ टर्म टाइप कीजिए, जैसे मैसेंजर या फिर वॉच या कुछ भी 3-4 वर्ड्स टाइप करके देख लीजिए, पहला रिजल्ट आएगा एक छोटा सा ऐड होगा वहां पे, ठीक है। ये एक ऐड रेवेन्यू है एप्पल की। इसके अलावा बहुत ही कम उनका ऐड रेवेन्यू होता है ओवरऑल, और वो भी जो ऐड वो देते हैं वो आपको ट्रैक करके नहीं दिया जाता है, वो ऐड आपको आता है कीवर्ड के हिसाब से। जैसे समझ लीजिए कि आप इंडिया में हैं, आपने सर्च किया मैसेंजर, ठीक है, तो नंबर 1 जो ऊपर आता है वो उस कंपनी ने बिड किया होगा कि मुझे इंडिया में मैसेंजर सर्च के लिए ऐड चाहिए, तो उस तरह से उनका ऐड लगा देते हैं, और मल्टीपल एड्स नहीं होते, सिंगल ऐड होता है ऊपर। उसके अलावा एप्पल कंपनी की ऐड रेवेन्यू नहीं है, तो आपको वो ट्रैक नहीं करते, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने साइड से प्राइवेसी के अच्छे अच्छे फीचर आपको दिए जाए। हर वर्जन में iOS के नए नए ऐसे फीचर आते हैं जिसमें से वो कंपनीज को आपको ट्रैक करने का ऑप्शन हटाते जाते हैं। अभी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ फेसबुक और एप्पल के बीच में, अभी भी चल रहा है, जिसमें एप्पल कंपनी ने एक ऑप्शन लॉन्च किया है जिसमें आप
कोई भी ऐप को ऐसे एक परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं जिसमें वो अलग अलग वेबसाइट्स में, अलग अलग ऐप्स में आपको फिर से ट्रैक करे। अब फेसबुक का एक ऐप आपने इंस्टॉल किया, वो क्या कर सकता है, मतलब इस वर्जन के पहले वो क्या कर सकता था कि आपका एक आइडेंटिफायर ले लिया उसने, आपकी आइडेंटिटी जानकारी ऑलरेडी है, और आपका फोन का यूनिक एक आइडेंटिफायर होता है जो एडवर्टाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब यूज करके आप इंटरनेट पे जहां पर भी जा रहे हैं सबको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है, आपको ये चाहिए, ये वाली ट्रैकिंग की परमिशन। इतने साल तक तो किसी ने बोला नहीं कि भैया चलो आप परमिशन ले लो वगैरह वगैरह, आप तो ऐसे ही ले रहे थे, तो अभी आप जो है लोगों से परमिशन मांगिए। अब फेसबुक कंपनी अपसेट हो गई उस पर, ये कह के कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपकी परमिशन क्यों लेनी है। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, ये बात तो सही है एप्पल कंपनी की। अभी देखो बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में झगड़ा होता है, उसमें फायदा अगर अपना हो रहा है तो जरूर हम सबको ध्यान देना चाहिए। यूजुअली इन सारे कंपनीज का क्या है, रेवेन्यू ही उनका मेन गोल होता है, पैसे ज्यादा बनाना, और उसमें यूजर के बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन इस केस में एप्पल कंपनी ने एक ऐसा अच्छा काम किया है जिसमें हम कह सकते हैं कि कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें यह है कि उन्होंने बोला फेसबुक को कि अगर आपको चाहिए परमिशन कि आप सबको ट्रैक करना चाहते हैं अक्रॉस डिवाइसेस, अक्रॉस सर्विसेज जो भी है, तो आप एक बार उनसे परमिशन ले लीजिए। उसमें लिखा होता है कि फेसबुक वांट्स टू ट्रैक यू अक्रॉस एप्स एंड वेबसाइट्स, तो अलग अलग ऐप वेबसाइट पे आपको ट्रैक करना चाहता है, तो आप उसमें चूज कीजिए। या तो आप बोलिए फेसबुक को नहीं मुझे ट्रैक मत करो, या तो आप बोलिए ठीक है आई एम फाइन विद दिस, ट्रैक कर लो। तो ये परमिशन डायलॉग डालने में क्या गलती है, आप चूज कर सकते हैं ना, ट्रैक होना तो हो जाइए, नहीं होना तो मत होइए। तो फेसबुक कंपनी काफी अपसेट हुई है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आईफोन में अगर आप आते हैं, iOS इकोसिस्टम में अगर आप आते हैं, भले ही पैसे ज्यादा देना पड़े लेकिन आपकी डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी थोड़ी ज्यादा होती है वहां पे। अब अगर आप एंड्रॉइड पे देखेंगे, गूगल कंपनी का मेन इनकम कहां से आता है, सारे सर्विसेज आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो पैसा कहां से बन रहा है, गूगल सर्च, जीमेल, ये सारी चीजों में आप देखिए उनका मेन रेवेन्यू सोर्स हमेशा एड्स वगैरह रहेगा। अभी भले ही पिछले कुछ सालों में उन्होंने फिर भी ट्रैकिंग और एड्स दिखाना वगैरह थोड़ा कम कर दिया है पहले से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए मेन रिजल्ट जो मेन उनको रेवेन्यू वगैरह आता है अभी भी एडवर्टाइजिंग ही है। तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी जब आपके प्लेटफॉर्म के ओनर भी है, तब आप देख लीजिए एक चीज कि गूगल एंड्रॉइड सबको फ्री में क्यों दे रही है ना। आप अपने कभी सोचा कि एंड्रॉइड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री में क्यों गूगल दे रहा है जब गूगल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे बैठा है? वो इसीलिए है क्योंकि जब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड्रॉइड, अगर आप ओपन सोर्स वर्जन ना यूज करें, गूगल का जो लेटेस्ट वर्जन है अपडेट्स के साथ में वो वाला यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको गूगल के सारे सर्विसेज बंडल करके देने ही पड़ेंगे स्मार्टफोन में। तो आपके फोन में जीमेल, यूट्यूब और काफी सारे गूगल के प्रीलोडेड एप्स आते हैं, उसका कारण यही है। तो यहाँ पर एप्पल कंपनी जो है अपने खुद के कुछ एप्स बंडल जरूर करती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें आप निकाल नहीं सकते, निकालने से कुछ फंक्शन खराब हो जाएंगे। मैक्सिमम ऐप्स आप डिलीट कर सकते हैं, और आजकल तो डिफॉल्ट ब्राउजर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन भी दे दिया है, तो काफी अच्छे अच्छे विकल्प आ चुके हैं उसमें। तो इसी तरह से एप्पल के इकोसिस्टम में आपकी प्राइवेसी ज्यादा होती है, डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होती है, और साथ में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की गारंटी होती है, जो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि एप्पल के पुराने से पुराने डिवाइस में, यानी कि अभी आईफोन 7 जैसे पुराने डिवाइस में भी डे 1 पे iOS 14 का अपडेट आ सकता है। तो हर डिवाइस पे एक ही टाइम पे अपडेट आता है। जितने फीचर्स है जो हार्डवेयर लिमिटेड नहीं है, सब पुराने डिवाइसेस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के वजह से एप्पल कंपनी प्रीमियम चार्ज कर सकती है, बिकॉज इसका कॉस्ट होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट देना आसान काम नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके आपको एक रिलीज मिलती है ऑन डे 1। डे 1 पे अपडेट देना 4 साल पुराने डिवाइस के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और ये हमेशा से एप्पल ने किया। ऐसा एक भी वर्जन नहीं है iOS का अभी पिछले 5 साल में जब किसी भी पुराने डिवाइस को लेट अपडेट मिली हो, सबको सेम टाइम पे मिलता है। और गूगल में भी देख लीजिए आप, अगर आप पिक्सल फोन भी ले लेते हैं तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेट रोल आउट करना शुरू करता है तो आपके डिवाइस में पहले आएगा, आपके दोस्त के डिवाइस में बाद में आएगा, ऐसा होता है। एप्पल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सबको एक ही टाइम पे अपडेट मिलता है। तो ये भी एक प्रशंसा करने लायक चीज है। अब उसके अलावा लास्ट चीज ये है कि जिस तरह से आईफोन में फीचर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो सब भी आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो अभी आपने सोचा होगा चलो आईफोन में फेस अनलॉक दिया है, आईफोन में फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया है, आईफोन में जो कैमरा है, मतलब फोटोज का ऐप है, उसमें आप देखते होंगे कभी कभी कि अलग अलग सजेशन दिए जाते हैं कि आप इस टाइम पे, मतलब समझ लीजिए आप चले गए थे मध्य प्रदेश और वहाँ की शेयर कीजिए फोटोज, या फिर कुछ लोग गए होंगे मनाली, वहाँ के फोटोज शेयर कर दीजिए, सजेशन आते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सारी चीजें ऑन डिवाइस होती है, इसमें से कुछ भी डेटा इंटरनेट पे जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सब आपके डिवाइस पर ही रहती है डेटा। सबसे पहले फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए टच आईडी दिया है एप्पल ने, उसमें एक सिक्योर ऑनक्लेव है आपके डिवाइस के अंदर जिसमें ऑथेंटिकेशन होता है। वो डेटा के वो जो डेटा है आपका फिंगरप्रिंट का डेटा, वो डिवाइस के बाहर जा ही नहीं सकता, इस तरह से उसे डिजाइन किया गया है। सिमिलरली फेस आईडी में भी ऊपर इतने सारे सेंसर दिए हैं। आप में से बहुत लोगों ने बोला कि आईफोन में चौड़ा नॉच दिया है, क्यों है ऐसा? वो इसीलिए है क्योंकि एप्पल कंपनी ने सोचा है कि नहीं, यहाँ पर हम इस तरह के सेंसर्स यहाँ पर लगाएंगे कि वो सारी चीजें वहां पर लोकली ही स्टोर हो फिर से, और फिर वहीं से अनलॉक कर दें। ठीक है, चाहते हैं तो वो एडवांस करके और कर सकते हैं, मतलब अभी अगले होपफुली
2-3 साल में वो नॉच थोड़ी कम हो जाए ऐसे मेरी भी उम्मीद है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और नॉच वैसे भी मतलब ऑनेस्टली मुझे कोई इतना बॉदर नहीं करता है। अभी पहले जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था नॉच वाला आईफोन, तब मुझे थोड़ा लगा था कि नहीं भैया थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, लेकिन ओवर टाइम नहीं लग रहा है मुझे अभी प्रॉब्लम। सो फेस आईडी हुआ। फिर रही बात जितने न्यूरल इंजन से प्रोसेसिंग होती है उनके फ़ोन में, फोटोज़ वगैरह की सजेशन कैसे दी जाती है आपको, उसका बेसिस होता है कि आप जब फोटो लेते हैं उसमें जियो लोकेशन आपने ऑन करके रखी होगी, फोटो में लोकेशन डेटा सेव हो जाता है, तो उस हिसाब से वो अपने आप ही आपके डिवाइस पे प्रोसेसिंग करके वो आपको एक ग्रुप बना के देता है। चलो कि आप गए थे हिमाचल लास्ट ईयर, तो उसकी फोटोज आप ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, दोस्त के हाथ में भेजना चाहते हैं तो देख लीजिए। उसी तरह से वीडियोस वगैरह कंपाइल करके भी ऑटोमेटिकली ऑन डिवाइस सब कुछ करके बनाता है। तो अगर आप iOS इकोसिस्टम में देखेंगे क्या है फायदे, एक तो है डेटा ज़्यादा प्राइवेट रहता है और कंपनी का मोटिवेशन है आपको सबसे बढ़िया हार्डवेयर सर्विसेज बेचना, उसको ऐड बेचने का मोटिवेशन नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है इस इकोसिस्टम में रहने के लिए। दूसरी चीज़ें जैसे ब्लोटवेयर, स्पैम, एड्स, ये सारी चीज़ें आके सब्सिडाइज नहीं करती हैं आपके डेटा को। अभी एप्पल में फेसबुक और गूगल मैप्स के ऐप्स प्रीलोडेड आते थे बहुत साल पहले, वो उन्होंने हटा दिया है। तो एप्पल में क्या प्रीलोडेड आता है, बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च होता है iOS में। अब इसके लिए गूगल एप्पल कंपनी को बहुत पैसे देती है, ठीक है। अब वो डिफॉल्ट सर्च इंजन वैसे भी आप में से ज़्यादातर लोग गूगल ही यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें। तो इसके अलावा ज़्यादा ऐसे ऊपर से इनकम नहीं आती है एप्पल कंपनी की, वो आप पर ही डिपेंडेंट है अपना पैसा बनाने के लिए। अब उनका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन पे जाइए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि ये आईफोन इतना महंगा क्यों होता है और क्या ऐसा इसमें खास है। तो यही है कि वो आप सबसे बढ़िया हार्डवेयर आपको हमेशा देना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आपको देना चाहते हैं, और उनका मेन रेवेन्यू सोर्स जो है वो आपसे डायरेक्टली होता है। ऐसा नहीं कि किसी एडवर्टाइजर से पैसा लेके वो सब्सिडाइज कर सके अपने फ़ोन को। तो मेरी एप्पल से क्या इच्छा है, मेरी एप्पल से ये इच्छा है कि फ़ोन का प्राइस प्लीज़ इंडिया में कम करो, थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो अभी आईफोन SE 2020 जो है 40,000 पे आ रहा है, ठीक है। उसमें लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर दिया था उन्होंने, जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 42,500 का लॉन्च हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी आज की डेट में आप देख लीजिए अंडर 40,000 आ चुका है, सेल में 25,000 के आसपास भी आ चुका है वो। अब ये डिवाइस ठीक है 25,000 30,000 के आसपास ठीक है, अच्छा डिवाइस है, लेकिन पुराना डिज़ाइन है, बैटरी उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा डिवाइस सस्ते में नहीं चाहिए। सस्ते में ऐसे थोड़ा नो कॉम्प्रोमाइज टाइप का डिवाइस चाहिए मुझे, जैसे कि iPhone 11 हुआ करता था, मतलब iPhone 11 है, iPhone XR हुआ करता था, सॉरी। सो iPhone XR जो है मुझे चाहिए कि ये 25,000 के आसपास आ जाए। iPhone 11 अभी 55 पे मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये 40 के नीचे आ जाए, 39,999 के आसपास आ जाए। तो ऐसे डिवाइसेस अगर 40 के नीचे आएंगे भारत में, तब जाके लोग ले पाएंगे इन्हें और इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी एप्पल ने अपना शेयर 1 से 2% में कर दिया है, लेकिन 2 से 20% में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी, मतलब प्राइसिंग को नीचे लाना ही पड़ेगा। अब भारत देश में ज़्यादातर लोगों के पास में इतने पैसे नहीं है कि 50,000 प्लस के स्मार्टफोन हर रोज़ खरीद लें। ऐसे मतलब कोई सोचता है 50 बार कि नहीं 50,000 के ऊपर का स्मार्टफोन लूँ या ना लूँ, और आप कितना भी कुछ भी कह दो, अल्टीमेटली इन सारे स्मार्टफोन्स की लाइफ मैक्स टू मैक्स 2-2.5 साल होती है, क्योंकि बैटरी कम हो जाती है उसके बाद में। फिर आप एक बार बैटरी रिप्लेस करा लेंगे तो 3-4 साल फिर वो डिवाइस अच्छे से चलेगा, जैसा Day 1 चलता था वो। तो एक वो बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी होती है। तो 50,000 के बाद खर्च करने के बाद में भी 2 साल बाद में अगर आपको बैटरी रिप्लेस करानी पड़े, उससे अच्छे सब सोचेंगे नहीं यार मैं 25,000 का फोन ले लेता हूँ, अभी इतने अच्छे अच्छे डिवाइस आ चुके हैं मार्केट में, 2 साल में फिर नया ले लूंगा, बैटरी क्यों रिप्लेस करनी है। तो उसी तरह से आप सोचिए कि 50,000 आप एक बार लेके अगर 4 साल यूज करें तो लगभग उतना ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर एप्पल कंपनी अपने अच्छे वाले नो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस जैसे कि iPhone 11 है अंडर 40,000 लेके आ जाए, तो मार्केट में सच में मजा आ जाएगा। फिर भारतीय लोग ऐसे जाके टूट पड़ेंगे ना आईफोन्स पे, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अगर ये हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी उम्मीद है एप्पल कंपनी से कि थोड़ा अपने प्रॉफिट मार्जिन सैक्रिफाइस कर दे मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, क्योंकि आईफोन्स अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर लोगों ने उन्हें यूज़ नहीं किए हैं अच्छे से। एक बार यूज़ करने लग जाएं आईफोन लोग, तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं आईफोन भी सच्ची मतलब बहुत ही अच्छे डिवाइसेस होते हैं, हम उन्हें भी यूज़ करना चाहते हैं। किसी भी मार्केट में अगर कोई डोमिनेशन बन जाए, जैसे भारत में जिस तरह से एंड्रॉइड ने हर जगह डोमिनेट कर रखा है, तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए खराब होता है। क्योंकि देखिए अभी एंड्रॉइड में आपने भी देखा होगा कि कुछ कुछ ब्रांड्स टॉप पर है, Xiaomi, Realme वगैरह टॉप पर है, सैमसंग में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं। बजट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाहर आप देख लीजिए Vivo, Oppo के कुछ कुछ फोन्स हैं, ठीक है। अंडर 20,000 तो OnePlus का एक भी डिवाइस नहीं है। और आप पहले देखते थे Asus जैसे ब्रांड वहाँ पर हुआ करते थे, HTC, Asus और 2-3 और छोटे मोटे ब्रांड होते थे यहाँ पर। इंडियन ब्रांड्स भी काफ़ी सारे थे, माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह वगैरह। अब इन सब का प्रेजेंस धीरे 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 एकदम कम होते जा रहा है उस सेगमेंट में। तो ओवरऑल अब जिस तरह से चल रहा है एंड्रॉइड में भी आपके पास में कम ऑप्शंस होने वाले हैं अगले 2-3 साल में। सिर्फ 2 या 3 कंपनियां ही मैक्सिमम बची रहेंगी वहाँ पे जो अच्छे अच्छे डिवाइसेस बनाएंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबको
ज़्यादा ऑप्शंस मिले मार्केट में, अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिले और अच्छे, तो उस तरह से अगर आईफोन भी अवेलेबल होगा थोड़े सस्ते में, तो लोगों के पास में एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा कि नहीं, एंड्रॉइड के 2-3 मैन्युफैक्चरर के पास अगर हमको नहीं जाना है, हम कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो एक और यहाँ पर डिवाइस पड़ा हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा पुराना भले ही हो, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज टाइप का डिवाइस है जो अच्छा चल जाएगा आज की डेट में भी, तो वो ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसा विकल्प तो रहेगा कम से कम। ठीक है, तो इस विषय के लिए इतना ही। अभी बढ़ते हैं आगे आपके सवालों की तरफ। ओके, चलिए, सबसे पहला सवाल है अभिषेक पटेल जी का। इनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, वैसे मुझे एप्पल कुछ खास पसंद तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर के लिए मेरे हिसाब से आईफोन 10R या आईफोन 11 बेस्ट ऑप्शन है। जी अभिषेक जी, 100% आपने सही कहा है। आईफोन 11 में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 10R में सिंगल कैमरा। आईफोन 11 में ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, लेकिन आईफोन 11 में आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो आज की डेट में अगर आप 10R ले लेंगे तो दुखी तो नहीं रहेंगे, बस प्राइसिंग सही हो तो। आई थिंक मैंने देखा था, आई थिंक 35,000 के आसपास मिल रहा था 10R कोई सेल वगैरह में, लेकिन 30 के आसपास आ जाए तो सच में बहुत ही बढ़िया डील रहेगी, क्योंकि आज के डेट में फ़ोन थोड़ा पुराना भी हो चुका है। आईफोन 11 थोड़ा और कम होना चाहिए, जैसे मैंने अब भी कहा था, तो मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन आपके पॉइंट्स एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी कृष्णकांत कुमार जी का कहना है कि सर नोकिया 5.3 या रेडमी 9 पार या पोको M3, इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया मोबाइल है, इसमें से कौन सा लेना चाहिए? अगर जवाब नोकिया का फ़ोन है तो क्या नोकिया 5.4 के लिए इंतज़ार करना चाहिए या नहीं? ओके, सो कृष्णकांत जी, यहाँ पे 3 डिवाइसेस में आपको क्या चाहिए फ़ोन में, इसके ऊपर सवाल पूरा डिपेंड करता है। एक तो Redmi 9 पावर और पोको M3, ये दोनों काफ़ी सिमिलर डिवाइसेस हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लेंगे आपको रफली सिमिलर परफॉर्मेंस ही मिलेगी। ये एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें। पोको M3 में ज़्यादा एकदम फ्लैशी लुक्स हैं, Redmi 9 पावर में मतलब थोड़े, अगर आपको जैसे एकदम ब्लिंगी टाइप का फ़ोन नहीं चाहिए तो वो आपके लिए ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैमरा भी ठीक ठाक है उसके प्राइस रेंज के लिए, लेकिन एड्स वगैरह आते हैं काफ़ी, स्पैमी नोटिफिकेशन, ब्लोटवेयर वगैरह है काफ़ी MIUI में, तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या नहीं। नोकिया 5.3 इनके सामने उतना अच्छा डिवाइस ऑनेस्टली नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसमें एक एडवांटेज है, क्लीन सॉफ्टवेयर है उसमें और अपडेट्स की गारंटी है, तो ये अगर आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है वो आप ले सकते हैं। लेकिन बैटरी लाइफ के मामले में ये काफ़ी पीछे रह जाएगा कंपेयर टू Redmi 9 पावर एंड पोको, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है दोनों में 6000 mAh की बैटरी है, और नोकिया 5.3 में उतनी बड़ी बैटरी नहीं है, उसकी बैटरी लाइफ भी उतनी ज़्यादा है नहीं, तो आप डिसाइड कर सकते हो उसमें इंतजार करना चाहिए या नहीं। देखिए, हमेशा कोई ना कोई फ़ोन जस्ट ऐसे आने ही वाला होता है, तो आपको अगर इमीडिएटली फ़ोन चाहिए तो वही ले लीजिए। आप अगर वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, फिर देख लीजिए नया फ़ोन कैसे, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसे ही होता है, स्पेशली स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में हर 3 महीने में ऐसा कोई स्मार्टफोन आता है जो आपके पुराने स्मार्टफोन को एकदम ही मतलब पीछे छोड़ के चले जाता है। तो आप देख लीजिए, जब आपको फ़ोन लेना है उस टाइम पर लीजिए, ज़्यादा आगे क्या आने वाले उसके बारे में सोचिए मत, अच्छी डील देख लीजिए और खरीद लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सैयद मोहम्मद इरशाद जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, मेरे विचार में सिक्योरिटी को हटा दिया जाए तो एप्पल के अलावा काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं एप्पल के ऐसे कम दाम में। एक और बात ज़रा हटके, एक HD कंटेंट का फुल HD मोबाइल पर देखने में तथा क्वाड HD मोबाइल पर देखने में वीडियो देख के आनंद में कितना फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क महसूस किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपका सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा, जो प्राइवेसी सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस में, लेकिन अगर आपको उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है तो एंड्रॉयड के डिवाइसेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ऐसे कोई डिवाइसेस में प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इतना आपसे विनती करूंगा एक कि ऐसा डिवाइस चुनिए जिसमें आपको पूरे टाइम स्पैमी नोटिफिकेशन, विज्ञापन वगैरह ना आए। एंड्रॉयड में भी क्लीन UI वाले बहुत सारे फोन्स होते हैं, वो वाला अगर आप चुनेंगे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका स्मूथ रहेगा, और फिर आप फ़ोन को कस्टमाइज तो कर ही सकते हैं कभी भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा प्रीलोडेड ऐप्स अच्छे वाले आए मेरे फ़ोन में और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन पहले से आए, तो भी बहुत सारे विकल्प हैं। एंड्रॉयड की यही एडवांटेज है कि अगर प्राइवेसी सिक्योरिटी की अगर इतना ध्यान ना दें आप, बहुत सारे UI आते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह का फ़ोन चाहिए एग्जैक्टली वैसे का फ़ोन आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका, HD कंटेंट को आप फुल HD मोबाइल पर देखें या क्वाड HD मोबाइल पर देखें तो किसमें ज़्यादा आनंद आएगा? देखिए सही जी, ठीक है, अभी इसमें आप रेजोल्यूशन पर इतना ध्यान मत दीजिए, आप पैनल क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ये मेरा आपसे एडवाइस रहेगा। कि होता ही है, देखिए अभी काफ़ी बार LCD पैनल में भी क्वालिटी होती है, तो आप कंपेयर कीजिए 10,000 रुपए के एंड्रॉयड फ़ोन के LCD पैनल को और आप कंपेयर कीजिए आईफोन के LCD पैनल को, उसके साथ में आपको दिखेगा कि आईफोन का ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है, सिमिलरली आप देख लीजिए कि आपके फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले है कि नहीं। रेजोल्यूशन से ज़्यादा इस पे ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कंटेंट देखूंगा किस पे, मुझे आनंद किस पे आएगा? तो आनंद उस पे आएगा जब डिस्प्ले बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा। जब आप एमोलेड पैनल पे देखेंगे, फुल HD हो या क्वाड HD हो, आपको सच में मज़ा आएगा। HD कंटेंट आप दोनों पे देख लीजिए, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, ये रेजोल्यूशन से अंतर तब पड़ता है जब आप डिस्प्ले UI वगैरह के एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं ज़्यादा।
बाकी आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम लोग तो 1080p कंटेंट ही देखते हैं, उसके ऊपर 4K कंटेंट वगैरह फ़ोन पे बहुत ही कम लोग देखते होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पैनल क्वालिटी पे जाइए। किसी भी फ़ोन को खरीदते समय आप देखिए कि एमोलेड पैनल है या नहीं, कितना अच्छा क्वालिटी का एमोलेड पैनल दिया गया है यहाँ पे। जैसे सैमसंग कंपनी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पैनल्स बनाती है, तो उसके फ़ोन्स में आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्लैगशिप फ़ोन में स्पेशली अच्छे पैनल्स होते हैं, तो वो वाले पे ध्यान दीजिए। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था रेजोल्यूशन पे, सिर्फ उससे आनंद नहीं आता है उतना, एक्चुअली डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सागर भिंडी जी, जो भी आजकल काफ़ी हर हफ्ते सवाल पूछ रहे हैं हमको, इनका कहना है कि हेलो सर, स्मार्टफोन कंपनी वाले लैपटॉप बनाने लगे जैसे कि लेनोवो और फिर एसूस, शाओमी, ऐसे हम भी सुन रहे हैं कि रियलमी का भी लैपटॉप आएगा, आ सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्मार्टफोन कंपनी बनाने वाली लैपटॉप बनाने लगी तो क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए? ऐसे ही टॉपिक पे एपिसोड बनाइए कि डेल वोस्ट्रो जो 33,990 का है खरीदना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी देगा है नहीं। ओके, सबसे पहले स्मार्टफोन कंपनी लैपटॉप में जाती है तो अच्छा बना सकती है कि नहीं? डेफिनेटली बना सकती है, कुछ चीज़ उन्हें रोक नहीं रही है। ऐसे आप कंपनी के ब्रांड नेम पर मत जाइए, प्रोडक्ट को देखिए। अभी Xiaomi ने जो लैपटॉप बनाया मी नोटबुक, ठीक है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट है वो, लेकिन डिवाइस डेफिनेटली अच्छा है, वो हमारे रिव्यू में अच्छा परफॉर्म कर गया, तो आप क्यों नहीं ले सकते? उसी तरह से रियलमी का लैपटॉप आएगा कि नहीं आएगा, जब वो लॉन्च करेंगे तभी हम देखेंगे। उसके बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो लेने में कोई मतलब हिचकिचाने वाली बात नहीं है ऐसे। दूसरी बात ये है कि आपने जो पूछा डेल वोस्ट्रो का 33,990 का है, अब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस उसके मैंने देखे नहीं है, लेकिन यूजुअली ये बजट वाले डेल वोस्ट्रो लैपटॉप जो होते हैं ठीक ही होते हैं। आई डोंट थिंक उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो आप मेरे को उसके स्पेक्स लिख के दे दीजिए या मॉडल नंबर लिख के दे दीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और आपके रिक्वायरमेंट भी बता दीजिए कि मुझे इस यूसेज के लिए चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे पाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दीपक कुमार जी का कहना है कि हेलो भाई, कैसे हो? अच्छे हैं हम, होपफुली आप भी खुश हैं। आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के कैमरा में डिफरेंस है क्या, या दोनों सेम ही है? दीपक जी, ऑनेस्टली दोनों के कैमरा मोस्टली सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उसमें दोनों में, लेकिन कैमरा यूसेज में बैटरी लाइफ का अंतर आता है। आईफोन 12 मिनी की बैटरी एक दिन चल जाएगी ऑलमोस्ट, और उसमें अगर आप हेवी कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी लाइफ और कम हो सकती है। वेरएज आईफोन 12 में अगर आप कैमरा के लिए यूसेज के लिए देख रहे हैं तो बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। श्रेय कौशिक जी का कहना है कि हेलो प्रणय सर, आईफोन की सबसे अच्छी बात है उसका सॉफ्टवेयर और हैंग फ्री एक्सपीरियंस। तो और बात अगर खामियों की करें तो इसकी स्लो चार्जिंग स्पीड, और अब तो चार्जर ही गायब हो गया डिब्बे से। दूसरा, इसका प्राइस और कम mAh की बैटरी। और मेरे हिसाब से आईफोन प्रो मैक्स अच्छा फ़ोन है, पर बहुत ही महंगा है। अगर एंड्रॉयड अपने सेफ्टी फीचर्स बेहतर कर ले तो आईफोन यूज़र एंड्रॉयड की तरफ आ सकता है। मुझे लगता है कि चार्जर और ईयरफोन्स बॉक्स में मिलने चाहिए। श्रेय जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स किए आपने। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट से सपोर्ट होता है, अच्छी बात है। हैंग फ्री एक्सपीरियंस, येस, काफ़ी समय तक, मतलब आई थिंक 3, साढ़े 3, 4 साल तक तो बिना लैग के चले जाते हैं आईफोन्स आराम से, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि खामियों में स्लो चार्जिंग स्पीड और चार्जर निकल गया डिब्बे से, ईयरफोन्स निकल गए, इसके तो डेफिनेटली मैं अगेंस्ट हूँ। बॉक्स में ईयरफोन्स फिर भी उनके इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हुआ करते, लेकिन चार्जर तो देना चाहिए यार, क्यों हटा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि चार्जिंग स्पीड स्लो है। देखिए अभी फास्ट चार्जिंग वाले बहुत सारे फ़ोन्स आए हैं वैसे मार्केट में, लेकिन है ना, अगर एप्पल कंपनी ने नहीं दिया है फास्ट चार्जर बॉक्स में, यानी 65 वाट या जो भी चार्जर है, 120 वाट जितना भी है, मेरे ख्याल से उसका कोई कारण हो सकता है। वो अगर सोच रहे हैं, देखिए एप्पल कंपनी कोई भी स्मार्टफोन पे एक भी डिसीजन लेती है ना, उससे उनके मतलब समझ लीजिए कितना है, 10-10 करोड़ फ़ोन पे फ़र्क पड़ता होगा। तो अगर उन्होंने बोला है कि मैं 27 वाट का चार्जर बॉक्स में डालूंगा, तो फिर लॉन्ग टर्म फ़ोन की बैटरी हेल्थ क्या सही रहेगी या नहीं, इसके बारे में भी सोचा होगा उन्होंने, और शायद डिसीजन लिया होगा कि नहीं, बैटरी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है या कुछ हीटिंग इशू आ सकती है, कुछ भी है, इसीलिए उन्होंने वो नहीं दिया है। तो देखिए फास्टर चार्जर डालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि बैटरी की हेल्थ जल्दी खराब हो रही है तो शायद नहीं दिया होगा। ये मतलब डिफेंड करने की बात नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि एप्पल कंपनी का लॉजिक क्या होगा नहीं देने के लिए। स्लो चार्जिंग स्पीड से मुझे ऑनेस्टली इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है ज़्यादातर जगह में, तो बाहर इतना फ़ोन वोन लेके तो जाता नहीं है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता अभी। लेकिन हाँ, फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी अगर एप्पल ला दे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि यहाँ पर इसका प्राइस और कम mAh की बैटरी, ये प्रॉब्लम है। देखिए प्राइस प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, कम mAh की बैटरी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज आईफोन के जो mAh है वो एंड्रॉयड के mAh से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने काफ़ी बार देखा है आईफोन्स में बहुत कम mAh की बैटरी होती है, 2000 भी नहीं होता है, लेकिन बैटरी 1.5 दिन चल जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल लेटेस्ट आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12, इन तीनों में काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है, तो आई डोंट थिंक ऐसे mAh के बारे में कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा। अगली बात आपने कहा कि अगर
एंड्रॉयड वाले सिक्योरिटी इंप्रूव करते तो आईफोन यूजर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली एक यूएसपी बन चुका है आईफोन का, तो एंड्रॉयड वालों ने अगर ये फिक्स कर दिया, अपना सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया अपने अच्छे से, मतलब उन्होंने ला भी दिया अच्छे फीचर, तो क्यों नहीं आएंगे लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अगला सवाल था, आपने एक्चुअली 3 सवाल पूछ लिया आज के एपिसोड में, तो आपको सारे सवालों के जवाब दे देते हैं बैक टू बैक। कोई ऐसा एंड्रॉयड फोन है जिसकी सिक्योरिटी फीचर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आईफोन को टक्कर दे सकता है और जो साथ में सस्ता भी हो 25 to 35K के रेंज में? देखिए, इसमें एक ही फोन याद आता है, पिक्सल 4a गूगल का, जो आई थिंक उसी प्राइस रेंज में है। अब उसमें सारे उतने अच्छी चीज़ तो नहीं मिलेंगे आपको जितने कंपीटिंग एंड्रॉयड फोन से मिलते हैं, और उसमें कितनी अच्छी सिक्योरिटी है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर अच्छे आएंगे उसमें, तो वो वाला फोन आप चेक कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि Realme 7 या 7 Pro अच्छा विकल्प है क्या पोको X2 से, और क्या दोनों में ब्लोटवेयर और एडवेयर गायब हो सकते हैं, या कितने अच्छे हैं ये फोन सिक्योरिटी फीचर्स और अपडेट्स के मामले में? देखिए, सिक्योरिटी फीचर्स तो बाकी एंड्रॉयड फोन जितने उतने ही हैं, अपडेट्स ठीक ठाक है रियलमी के, कोई ज़्यादा भी फास्ट नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। Realme 7, 7 Pro दोनों अच्छे डिवाइसेस हैं। अब पोको X2 के मुकाबले Realme 7 Pro ज़्यादा अच्छा फोन होगा क्योंकि थोड़ा महंगा भी है उससे और थोड़े ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी लाता है वो, तो वही वाला आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो पोको X2 और Realme 7 इन दोनों में भी टफ कंपटीशन है, बट मेरे ख्याल से हार्डवेयर के मामले में Realme 7 आगे है। ब्लोटवेयर और एडवेयर उससे गायब किए जा सकते हैं, यस, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सुलदीप सिंह तोमर जी का सवाल यहाँ पे, जो भी रेगुलर व्यूअर बन चुके हैं हमारे, इनका कहना है कि आईफोन बजट सेगमेंट में आया तो शायद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर ये कभी नहीं हो सकता। iOS कभी यूज नहीं किया है मैंने, पर क्लीन सॉफ्टवेयर, बेस्ट कैमरा काफी सुना है, और गैजेट्स 360 पर आपके वीडियो देखे तो और पता चला। इसमें शक नहीं है कि आईफोन बेस्ट मोबाइल फोन है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस प्रणय भाई मोबाइल को यूज करके ही पता चलेगा, इसीलिए iOS रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, माफ कीजिए। कोई बात नहीं सुदीप जी, आपने कॉमेंट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, आपके पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड कुछ बात शेयर कर दीजिए, कर दिया है वो मैंने। और प्रणय भाई अंडर 12 के बेस्ट फोन बता दीजिए, गेमिंग नहीं करना है, बाकी सब अच्छा होना चाहिए। मोटो G9 आई थिंक आपके लिए अच्छा डिवाइस हो सकता है, और अंडर 12 के आज की डेट में Redmi 9 Power भी एक अच्छा फोन है, तो ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा हैवी गेमिंग हो सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है उस प्राइस रेंज के लिए, डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सोफियान म्यूजिक एंड टेक्सटाइल, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि सर आपका टॉपिक अच्छा है, पर इंडिया में लोग आईफोन खरीदने की इच्छा सबकी है, पर इतना बजट होता नहीं। पर मुझे एंड्रॉयड अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने जो कुछ एंड्रॉयड में यूज़ कर सकता हूँ वो आईफोन में नहीं। जैसे हर तरह के ऐप्स आपको एंड्रॉयड में मिल जाएंगे, पर उन्हीं ऐप्स के आईफोन में यूज़ करेंगे तो वो सभी आपको आईफोन में नहीं मिलेगा। देखिए सोफियान जी, आपका पॉइंट ये है कि बेसिकली जिस तरह के ऐप्स आपको एंड्रॉइड में मिलेंगे उसके सारे फीचर्स आपको आईफोन में नहीं मिलेंगे, और कभी कभी वो ऐप्स आईफोन में उपलब्ध भी नहीं होते, और भारत में अगर कम बजट में आएगा तो लोग खरीदेंगे। देखिए एप्पल वालों ने ऑलरेडी काफी सारे मेजर्स ले लिए, और इस बार उन्होंने बहुत अच्छा क्वार्टर एक निकाला है भारत में, तो उनका मार्केट शेयर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी और बढ़ने के लिए उनको और सस्ते में आईफोन बेचने पड़ेंगे। ये तो पॉइंट आपका 100% सही है। अब एंड्रॉइड में ऐप्स क्यों होते हैं और जो आईफोन में क्यों नहीं होते, उसका एक ही कारण है, भारत में 99% एंड्रॉइड यूजर होंगे, इसीलिए लोग एंड्रॉइड के लिए ऐप्स बनाते हैं पहले और आईफोन पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन ऑनेस्टली मैक्सिमम ऐप्स जितने मैंने देखे हैं अच्छे वाले, सब एंड्रॉइड आईफोन दोनों पे आ जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि मतलब आईफोन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑप्टिमाइज करना आसान है ऐप्स को, रिलेटिवली स्पीकिंग। एंड्रॉइड पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइस है, आईफोन ने बहुत कम डिवाइसेस है रिलेटिवली स्पीकिंग, तो इसीलिए आजकल तो हो चुका है ठीक। लेकिन आपके कोई स्पेसिफिक ऐप्स है जो आईफोन पे उपलब्ध नहीं है, तो कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे कि ये वाले ऐप्स नहीं उपलब्ध है, इसीलिए मैं आईफोन यूज़ नहीं करना चाहता। मेरी उम्मीद है कि आईफोन बाद में आके सस्ते हो जाए और आप जैसे और हम जैसे लोग भी मतलब डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकें आईफोन को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। जैसे बिना सोचे समझे अगर हम मार्केट में जाके आईफोन लेने का सोच लेना, वो दिन सबसे अच्छा रहेगा, यही मेरी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी जो भी हमारे साथ डे 1 से बने हैं, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आज के एपिसोड के लिए। मुझे पर्सनली एंड्रॉयड की बजाय आईफोन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी, क्लीन इंटरफेस, स्मूथ परफॉर्मेंस जैसे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। लंबे समय तक चलाने के लिए आईफोन का मुकाबला नहीं है। फिर मैं एक दिन आईफोन ज़रूर लूँगा, और वो भी सबसे लेटेस्ट मॉडल। जी राकेश जी, मेरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द लेटेस्ट आईफोन मॉडल ले सकें। थोड़े डेफिनेटली पैसे बचा के एकदम सोच समझ के लेना पड़ता है। पर्सनली मैं खुद लेटेस्ट मॉडल नहीं खरीदूंगा आज की डेट में, बिकॉज 70-80 हज़ार पे स्टार्टिंग अगर प्राइस है उसका, तो डेफिनेटली मेरे बजट के बाहर है। मैं हमेशा एक जनरेशन पुराने आईफोन की तरफ आजकल नजर रखता हूँ, क्योंकि आईफोन 11 आज की डेट में भी बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे। और ऑनेस्टली उसमें अगर ओलेड डिस्प्ले हो जाता है तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन ओलेड डिस्प्ले नहीं है, LCD है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिवाइस मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो 55 to 60,000 तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, लेकिन जब वो सेल में अंडर 50 आता है
तब लेने में सबसे बेस्ट टाइम रहता है उसका। आई थिंक 128 GB 52 53 का मिल रहा था अभी दिवाली के सेल में, तो वो बहुत ही अच्छा प्राइस था उसके लिए। तो उसी टाइप का फोन मैं पर्सनली लूंगा। लेकिन आप कौन सा आईफोन लेना चाहेंगे, आईफोन 13 14 जो भी सोच रहे हैं आप, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तरुण सागर जी ने दो सवाल पूछे हैं यहाँ पे। पहला इनका कमेंट है कि iOS एंड्रॉइड दोनों अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। स्टूडेंट के लिए सैमसंग की नोट सीरीज डे टू डे लाइफ में कितनी यूजफुल है, ये आप बता दीजिए मुझे। क्या सैमसंग की नोट सीरीज आईफोन का एक अच्छा कंपटीटर हो सकती है क्या, और क्या बिजनेस पर्पस के लिए एंड्रॉइड के बजाय iOS यूज करना सही रहता है? देखिए तरुण जी, ये सारे सब्जेक्टिव चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए नोट अच्छे है कि नहीं, 100% अच्छे। फोन बहुत ही बढ़िया है, नोट सीरीज में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि सैमसंग की सॉफ्टवेयर अपडेट्स थोड़ी स्लो होती हैं कंपैरेटिवली। दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर भी इनसे थोड़े आगे निकल चुके हैं, जैसे कि OnePlus और गूगल, ठीक है। तो इससे एक ये शिकायत है, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस हैं नोट सीरीज में, और स्टूडेंट के लिए पक्का अच्छे रहेंगे अगर बजट है तो, ठीक है। और दूसरा आपका सवाल था कि बिजनेस पर्पस के लिए और आईफोन के कंपटीटर के लिए नोट सीरीज सही है कि नहीं, या iOS सही है कि नहीं, ठीक है। देखिए पहले तो बिजनेस पर्पस के लिए एंड्रॉइड के बजाय iOS यूज करना सही रहेगा कि नहीं, रहेगा डेफिनेटली। बहुत लोग यूज करते हैं बिजनेस के लिए आईफोन, और काफी सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को आईफोन देते हैं, तो पक्का अच्छा रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड्रॉइड में भी काफी सारे अच्छे फोन है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ आईफोन पे ही जाना है बिजनेस के लिए, बट आईफोन डेफिनेटली बिजनेस में अच्छा चलता है, बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका सवाल था कि नोट सीरीज आईफोन के लिए अच्छा कंपटीटर हो सकती है कि नहीं। डेफिनेटली है, नोट सीरीज और एस सीरीज सैमसंग के बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं आईफोन के लिए। इंटरनेशनली नंबर 1 कंपटीटर इन दोनों का यही है अभी। तो अच्छा है सवाल पूछा आपने, काफी अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। प्रणय भाई, मेरी बहन आर्किटेक्ट है, उनके लिए i5 प्रोसेसर का लैपटॉप लेना है, जरूरत हो तो i7 का भी लैपटॉप चाहिए, लेकिन मेरा बजट 50 to 60,000 है, तो क्या मैकबुक एयर लेना सही रहेगा? प्लीज आप किसी भी कंपनी का अच्छा लैपटॉप बता दीजिए। देखिए i5 i7 में आई थिंक मी नोटबुक होराइजन एडिशन आ रहा है उस प्राइस रेंज में। जहां तक मुझे पता है उसमें i7 भी है इन द टॉप वेरिएंट, बट अगर मैं गलत हूं तो शायद उसमें i5 रहेगा। थोड़ा सा स्पेक्स भूल गया, माफ करना उसके लिए। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हमने रिव्यू भी किया है और काफी अच्छा प्रोडक्ट है वो। बस उसमें वेबकैम एक USB अटैचमेंट की तरह आता है, बॉक्स में ही आता है, फ्री में आता है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब मैकबुक एयर के बारे में आपने जो सवाल पूछा, पुराना वाला मैकबुक एयर जो है वो 50-60 के आसपास मिल रहा था। अभी अगर मिल रहा है उस प्राइस रेंज में तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। मेरे पास भी यहाँ पर पड़ा हुआ है मैकबुक एयर, ये काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसे रेकमेंड करूंगा सबको। बस ध्यान रखिएगा, अभी नया वाला जो मैकबुक एयर आ चुका है ना, वो थोड़ा महंगा है, 92,000 का आता है। वो एप्पल का खुद का प्रोसेसर है उसमें, वो उससे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आई डोंट थिंक इन दोनों में से आप कोई भी लेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है शैलेंद्र भटेवरा जी का, जिनका कहना है कि नमस्कार सर, आईफोन में ऐसा क्या है जो इतने दाम ले रहा है एप्पल कंपनी, और वो चार्जर भी नहीं साथ में दे रहा है, तो ऐसे में आईफोन लेना क्या सही रहेगा? देखिए शैलेंद्र जी, चार्जर तो दूसरे कंपनी ने भी निकालना शुरू कर दिया है, बहुत दुख की बात है, बहुत गंदा ट्रेंड लगा है मुझे। लेकिन यहाँ पे आईफोन में ऐसा क्या है, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हर टाइम एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप ग्रेड हार्डवेयर आपको मिलता है यहाँ पे। उसमें एप्पल का जो A सीरीज प्रोसेसर है वो एंड्रॉइड के एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर से आगे रहता है हमेशा, तो ये एक और चीज़ है। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि एप्पल कंपनी का प्राइमरी इंटरेस्ट है प्राइवेसी सिक्योरिटी में, आपके डेटा के प्राइवेसी सिक्योरिटी में, तो ये 3 चीज़ों के कारण वो प्रीमियम डिमांड कर सकता है। अब चार्जर निकाल दिया, इसमें लेना सही रहेगा या नहीं? ऑनेस्टली चार्जर होना चाहिए था बॉक्स में, लेकिन अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो अभी आई थिंक और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था ये निर्णय देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे पूछा है मंदार जोएकर जी ने, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। प्रणय सर, मुझे आईफोन 10 और 10R दोनों काफी पसंद आए थे, पर बजट की वजह से मैं Redmi Note 8 बाय कर लिया था। अब आईफोन 13 के वक्त 50,000 बजट हो जाए तो आईफोन 10R रहेगा, लेना सही रहेगा या नहीं? आईफोन कौन सा ले या नहीं ले? कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी ये मेन प्रायोरिटी है। देखिए डिस्प्ले अगर आपका मेन प्रायोरिटी है तो आप वेट कीजिए, आईफोन 12 का प्राइस 50 के आसपास आएगा। मतलब अब टाइम लगेगा उससे, इस साल एंड में नहीं होगा वो, लेकिन नेक्स्ट ईयर किसी टाइम पे तो आईफोन 12 50,000 के आसपास आना ही आना है, ठीक है। वो एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज करें, LCD डिस्प्ले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस साल एंड तक आईफोन 11 अंडर 50 के आना ही आना है, तो आप वो वाला ले सकते हैं। ये दो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इन 2021 एंड 2022, ये दोनों सालों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अक्षय पाटिल जी का कहना है कि एंड्रॉइड वाले कैमरा में क्यों पीछे है आईफोन से कम फ्लैगशिप मोबाइल में तो ऐसा कैमरा देना चाहिए। मुझे एंड्रॉइड फोन बहुत पसंद है, आईफोन बस शौक के लिए। असली टेक वाले तो एंड्रॉइड ही इस्तेमाल करते हैं। अक्षय जी असली टेक वाले एंड्रॉइड भी इस्तेमाल करते हैं, आईफोन भी इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में आईफोन में इतने सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ चुके हैं कि काफी सारे एंड्रॉइड वाले भी यहाँ पर आके एकदम दंग रह गए हैं। आप एक चीज कीजिए, एक गूगल सर्च कीजिए एप्पल का शॉर्टकट्स ऐप, ठीक है, और उसके बाद में आप सर्च कीजिए बेस्ट आईफोन शॉर्टकट्स, ये ठीक है।
अब इसमें आपको ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो दिखेंगे कि जो आप आईफोन पे एप्पल के ऑफिशियल ऐप पे चला सकते हैं कि आप सच में मतलब ऐसे चौंक जाएंगे कि आईफोन में इतनी कस्टमाइजेशन वगैरह कब से आ गए। एक उदाहरण देता हूँ आपको। आईफोन में एक नया फीचर था अभी हाल ही में, मतलब बेसिकली इसी साल से किसी लोगों ने बनाना शुरू किया। शॉर्टकट्स में क्या होता है, आप और मेरे जैसे लोग बिना प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखे हुए आराम से इसमें बैठ के आईफोन के अंदर ही कोडिंग करके कुछ कुछ नए फीचर ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत सिंपल यूआई वगैरह दिया हुआ है, आपको ऐप देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। तो एक किसी ने बना दिया वेदर वॉलपेपर्स, तो बाहर का मौसम जैसा है उसके हिसाब से आपका वॉलपेपर चेंज होएगा। तो अगर बारिश हो रही है तो वॉलपेपर में बारिश होने लग जाएगी, यानी एनिमेटेड नहीं लेकिन आपका वॉलपेपर बारिश वाला चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर रेगुलर मौसम है, धूप आ रही है तो धूप वाला वॉलपेपर आएगा। उस तरह से रात है तो रात के समय रात का वॉलपेपर आएगा, दिन के समय दिन का वॉलपेपर आएगा। इस टाइप के पूरा क्लाइमेट बेस्ड वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला एक फीचर किसी ने ला दिया वाया शॉर्टकट्स ऐप। तो इसीलिए असली टेक वाले दोनों प्लेटफॉर्म्स में, दोनों में अपने अपनी खूबियां और कमियां हैं, लेकिन आप डेफिनेटली इस वाले पे सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आईफोन के ऑटोमेशन वगैरह के फीचर्स अच्छे लग रहे हैं नहीं। ठीक है, ये एक है। दूसरा है कि कैमरा में पीछे क्यों है। देखिए पीछे ऐसा है नहीं बोल सकते हैं ऑनेस्टली, जितना मैंने देखा है कैमरा कंपैरिजन वगैरह जितनी हमने की है, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में आईफोन अभी भी आगे है, लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में एंड्रॉइड भी आगे निकल चुका है। तो ऐसा आप देखेंगे लो लाइट फोटोग्राफी में फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल ने पहले इतना अच्छा नाइट मोड लाया था, आईफोन उसके 1 साल बाद में लाया था। तो ये सारी कंपटीशन की वजह से कैमरा इंडस्ट्री जो है, स्मार्टफोन कैमरा इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि आपको और मुझे ज्यादा अच्छे कैमरा वाले डिवाइस मिलते हैं इसके कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूरज कबाड़े जी का कहना है कि 30,000 रुपीज में कौन सा अच्छा फोन है बता दीजिए। सूरज जी, आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप बता रहे थे यहाँ पे तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता, लेकिन आज की रेट में ऑलराउंडर स्मार्टफोन अगर आप ढूंढ रहे हैं अंडर 30,000, OnePlus Nord सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई डोंट थिंक उसके आगे कुछ देखना भी चाहिए, बेस्ट डिवाइस है उस प्राइस रेंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए प्रतीक भांडेकर जी का कहना है आईफोन। ठीक है प्रतीक जी, आपको आईफोन पसंद है, सुन के काफी अच्छा लगा। अगली बार एक थोड़ा लंबा सवाल पूछ लीजिए या कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि और आपसे 2 वे डिस्कशन हो, इस तरह मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, अगली बार मिलते हैं आपसे। रोशन चौधरी जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, अच्छा टॉपिक है। मैं इस बार तो आईफोन में स्विच कर नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार जरूर करूंगा। आईफोन SE 2020 में 5G का सपोर्ट होता तो मैं उसे जरूर खरीद लेता। हाँ जी रोशन जी, 5G का सपोर्ट अगला वाला आईफोन आएगा ना तो 5G के सपोर्ट के आईफोन वाला ही लेना, आप बिना 5G सपोर्ट वाला मत लीजिए, क्योंकि आईफोन जब लोग लेते हैं तो वो लंबा चलाते हैं, 2.5-3 साल चलाते हैं, और 3 साल बाद में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे फोन में अभी भी 5G नहीं आया तो ये अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली थोड़ा ज्यादा खर्च करके। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द आईफोन में आ जाए। अनूप पेडनेकर जी का कहना है कि आईफोन 11 50,000 में मिल रहा है, SE 2020 पे भी डिस्काउंट था, पर आईफोन के प्राइस रेंज में OnePlus और सैमसंग के फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स है, वो भी फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में, अच्छे कैमराज, हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग, एमोलेड डिस्प्ले, तो आईफोन क्यों रेकमेंड करते हैं। सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी भी है और OnePlus का क्लीन यूआई विद रेगुलर अपडेट्स भी है। देखिए अनूप जी, पॉइंट सही है आपका, क्योंकि इशू ये है ना कि यहाँ पर आईफोन कंपनी अपने लॉन्च प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही रखती है। सैमसंग ने बहुत ही एकदम बढ़िया प्राइसिंग की है भारत में, और OnePlus ने भी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें एक्चुअल में फ्लैगशिप फोन्स जो हैं OnePlus के, OnePlus 8 Pro है अभी, वो 55,000 में स्टार्टिंग है। ठीक है, और उस प्राइस रेंज में आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें, और आईफोन 11 जो है उसके नीचे आके भी अंडर 50 के आपको वायरलेस चार्जिंग, वाटर प्रूफिंग वगैरह सब कुछ दे रहा है, और अच्छे कैमरे। उसमें OnePlus 8 Pro का सेल्फी कैमरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आईफोन 11 का वो बेटर है। और फाइनली डिस्प्ले के मामले में अभी OnePlus आगे हो चुका है उस प्राइस रेंज में, डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स का OnePlus सैमसंग कोई भी हो यार, मतलब वो 4-5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देने वाले, ये मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ। ठीक है, 5 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने सिर्फ आईफोन में देखी है ऑनेस्टली, और कोई नहीं देता है, और वो भी वर्जन अपग्रेड भी होता है, सिक्योरिटी अपडेट्स भी डे 1 पे आते रहते हैं, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी जो अपने फीचर कहे थे, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह, डेफिनेटली आईफोन उसमें पीछे है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और मैं चाहता हूं कि लेटेस्ट जनरेशन आईफोन है जैसे कि 12 मिनी या आईफोन 12, वो 70,000 पे ना लॉन्च होके अराउंड 55-60,000 पे लॉन्च हो, ताकि क्या है ना, डिस्काउंट के टाइम पे अंडर 50 के ये सारे फोन्स आ जाए और आपको लेटेस्ट जनरेशन का आईफोन मिले, और वो लेटेस्ट जनरेशन के एंड्रॉइड फोन से कम्पीट कर सके, है ना। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि प्राइस थोड़ा कम हो जाए। बाकी मैंने इतना लंबा जो पहले डिस्कशन किया था उसमें काफी सारे आपके पॉइंट्स मैंने एड्रेस कर दिए, होपफुली आपने वो भी देख लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुलाम गौस जी का कहना है कि सर नमस्ते, पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि सैमसंग मोबाइल अभी हैंग होता है क्या, तो मैंने सैमसंग F41 के बारे में पूछा था, प्लीज बताइए ये मोबाइल डे टू डे यूज करने से भी हैंग हो सकता है क्या, क्योंकि सर मैं कोई भी गेम नहीं खेलता। देखिए गुलाम जी, अगर आप गेम नहीं खेलेंगे ना तो आई डोंट थिंक ये वाला मोबाइल हैंग होना चाहिए, लेकिन जितना मुझे याद है F41 का हम रिव्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस आ गए थे और टेस्टिंग नहीं हो पाई थी उसकी, लेकिन जितना मुझे याद है उसमें Exynos 9611 वाला प्रोसेसर है,
तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी नए सैमसंग के फोन्स आने वाले हैं, एफ सीरीज में भी एम सीरीज में भी बहुत सारे लीक्स वगैरह आ चुके हैं और उसमें थोड़े ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसर रहेंगे अराउंड उसी प्राइस रेंज में, तो उसका इंतजार करने के बाद में लीजिए। 9611 प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो चुका है आज की डेट में, तो इसीलिए डे टू डे यूज़ में अभी इमीडिएटली नहीं तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद लैग करने के थोड़ी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मेरे आपसे यही विनती रहेगी कि आप प्लीज़ थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लगा लेकिन आपने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिक शॉ जी का कहना है ऑलवेज एंड्रॉइड, मुझे एंड्रॉइड ही पसंद है, ठीक है। मतलब आपकी प्रेफरेंस है, डेफिनेटली इफ यू लाइक एंड्रॉइड देयर इज नो रीजन टू स्विच, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवीन कुमार जी का कहना है कि हेलो प्रणय सर, मैंने 12K में Realme 6i 664GB बाय किया था, क्या ये सही डील थी या कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? नवीन जी आपने ले लिया है, ये फ़ोन अच्छा है, हमारे रिव्यू में भी काफ़ी अच्छा स्कोर दिया था हमने इसको। प्लीज़ बेझिझक यूज़ कीजिए इसे। फ़ोन खरीदने के बाद ने ये सब सोचने में कोई फ़ायदा नहीं कि इससे अच्छा हो सकता था या नहीं था। बिल्कुल मत सुनिए किसी की भी, आपने फ़ोन ले लिया है, अच्छा चल रहा है ना, बस सोचने नहीं और प्लीज़ यूज़ कीजिए, अच्छा ही डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभाकर मित्तल जी का कहना है कि बिना किसी रिपेयर के किसका ज़्यादा लाइफ टाइम रहेगा, आईफोन या एंड्रॉयड अबव 40,000? कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू विभाकर जी, आपको हमारा काम पसंद आया, सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता जो आपने कहा है आईफोन और एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड है ना अबव 40,000 रुपीज़ में भी अलग अलग फ़ोन्स आते हैं, अलग अलग लाइफ होती है सबकी, ठीक है। लेकिन इन जनरल बिना किसी रिपेयर के दोनों स्मार्टफोन्स लगभग एक ही जैसे चलने चाहिए मेरे हिसाब से। एक थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब में बैटरी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन की होती है। लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, 1-1.5-2 साल में आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स वो बैटरी कैपेसिटी 100 से 80% पे आती है, 80 से और थोड़ा नीचे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो रिपेयर तो नहीं, पर बैटरी रिप्लेसमेंट एक बार अगर हो जाए तो ये सारे डिवाइसेस चल सकते हैं काफ़ी लंबे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आईफोन में सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, तो मेरा वोट उसी के पास जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी नीरज ऑफिशियल, इनका कहना है कि प्रणय जी ग्लोबल मार्केट वेरिएंट मोबाइल क्या होता है और क्या ये मोबाइल हम खरीद सकते हैं? इंडियन और ग्लोबल वेरिएंट मोबाइल में क्या फर्क होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? नीरज जी देखिए, ग्लोबल वेरिएंट किसी भी डिवाइस का ना अभी वो थोड़ा रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, यानी कि क्या, अगर कोई फ़ोन भारत में लॉन्च होता है पहले, ठीक है, और फिर बाकी सब जगह पे बाद में लॉन्च होता है कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो वो ग्लोबल वेरिएंट हो गया अलग, इंडिया वेरिएंट हो गया अलग। काफ़ी सारे फोन्स में क्या होता है, चाइना वेरिएंट एक होता है, ग्लोबल वेरिएंट एक होता है, तो ऐसे हर एक फ़ोन के हिसाब से वो चेंज करता है। तो अभी ग्लोबल वेरिएंट को उसको क्या कह सकते हैं, जो ज़्यादातर प्रदेशों में दुनिया में लॉन्च हो रहा है, या फिर समझ लीजिए कोई कंट्री 10 देश, कोई फ़ोन कंपनी 10 देशों में है, समझ लीजिए जैसे कि अभी Xiaomi जैसी कंपनी पकड़ लीजिए। Xiaomi के आई मीन एग्जैक्ट कितना है तो मुझे पता नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि Xiaomi अपने फ़ोन्स 50 देशों में बेच रही है, ठीक है। उसमें से चाइना के लिए एक वेरिएंट उन्होंने लाया, ठीक है, और बाकी सारे देशों के लिए उन्होंने सेकंड वेरिएंट लाया, तो सेकंड वाला जो है वो ग्लोबल वेरिएंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएंट। अब इसे कैसे ले सकते हैं, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, या तो कोई वहाँ पर अगर जा रहा है दूसरे देश में दोस्त वगैरह आपका, उनको बोलना पड़ेगा कि ये वाला खरीद लीजिए, मेरे लिए लेके आ जाइए। फायदे नुकसान क्या है, देखिए अभी कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे कि Xiaomi का आप लेंगे यूके वगैरह में, वहाँ पे विज्ञापन वगैरह फ़ोन में नहीं होते हैं, तो ये थोड़े बहुत फ़ायदे होते हैं। अदरवाइज स्पेक्स में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो कभी कभी कुछ फ़ोन के कुछ वेरिएंट्स में ज़्यादा बेहतर कैमरे होते हैं दूसरे मार्केट्स में या फिर भारत में, ऐसे कोई ज़्यादा इतना मेजर फ़र्क तो नहीं होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएंट लेने से ऐसे अनलेस आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ चाहिए, कुछ उसका फीचर जो आपके यहाँ पर किसी भी और फोन में अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता इट मेक्स सेंस टू बाय, क्योंकि भारत में बहुत अच्छे फ़ोन बहुत सस्ते में मिलते हैं। आप इंटरनेशनली फ़ोन के प्राइसेस देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे कि कितने महंगे फ़ोन्स बिक रहे हैं दूसरे देशों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का। रोहित अडवाणी जी का कहना है कि प्रणय सर नमस्ते, क्या 2021 में हम 4K डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे अंडर 30 के? रोहित जी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो, मतलब अनलेस किसी कंपनी ने एकदम चौंका दिया मुझे 4K फ़ोन ला के अंडर 30 के, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक अभी आपको मिलेगा ये वाला, बिकॉज अंडर 30 के प्राइस में अभी प्रोसेसर की बैटल चल रही है। तो अभी लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर अंडर 30 के आ जाएंगे, उसके बाद में हम सोच सकते हैं उसके बारे में। आई डोंट थिंक 4K डिस्प्ले वाले फोन्स आएंगे उधर पे, ठीक है। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं हम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। टेक आपकी जुबान में का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे और कमेंट करके बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले एपिसोड्स में आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। आपके टॉपिक्स के हिसाब से जो आप फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं अगले एपिसोड्स में कौन से टॉपिक्स डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सब लोगों से अगले शनिवार को 1 बजे।